स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी। और आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का चैप्टर नंबर 8 मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ओके, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं, जियोग्राफी दोनों साथ में लेकर चल रहा हूं। और क्लास 6 की जो बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है दोनों सब्जेक्ट की। क्लास 7 की बुक इस समय मैं चला रहा हूं। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ओके, और समझते हैं। मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। चैप्टर 8 मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। देखिए, एक कहानी के माध्यम से शुरू हो रही है ये जो चैप्टर है। रेणुका बहुत उत्साहित थी। रेणुका एक लड़की का नाम है। देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए, जितनी भी एनसीईआरटी में उदाहरण दिए जाते हैं अक्सर उसमें लड़कियों का जिक्र किया जाता है। यहाँ भी रेणुका है, इसके पहले भी हमने पढ़ाया था तो उसमें भी लड़की का नाम आया था। तो ऐसा इसलिए ताकि लड़कियों को भी आगे बढ़ाया जाए, चूँकि पहले के समाज में लड़कियों को उतना पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो इसीलिए लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ओके, तो रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल, वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। तो इसको अभी यहाँ को समझना नहीं। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि विभिन्न देशों के या विभिन्न क्षेत्रों के जो निवासी हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए, इनका मतलब पहनावा अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, मतलब सबका अपना अपना एक संस्कृति है, सभ्यता है, रीति रिवाज है, परंपरा है। मतलब आप देखेंगे कि भारत में कुछ जो कपड़े पहनते हैं सभी लोग वो अलग होता है। अगर आप ब्रिटिश को देखेंगे तो उनके जो रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होती है, उनकी अलग है। मतलब हर देश में, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कैरेबियाई देश के हैं, मतलब वेस्ट इंडीज़ और अफ्रीकी देश के लोग ऐसे होते हैं। फिर आगे है, रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। ओके, तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, विश्व के अनेक देशों के लोग इसमें हैं। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं, जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ते हैं, वनों से सामग्री एकत्रित करते हैं। मतलब उसके चाचा समझा रहे हैं रेणुका को कि ऐसा नहीं कि जो अलग देश में लोग रहते हैं वो हमसे एकदम भिन्न है। देखने में भिन्न हो सकते हैं, उनका रंग रूप थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन हमारी तरह वो भी घरों में ही रहते हैं, हमारी तरह खाना भी खाते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है खाने के तरीके में। ओके, बाकी दाल चावल रोटी सब्जी यानी कि गेहूं के बनी चीज़ें वो भी खाते हैं। सब एक ही समान है। उनके बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर दोस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, नाचते गाते हैं। मतलब जैसे भारत के लड़के हैं वैसे इंग्लैंड के छोटे छोटे लड़के होंगे, वैसे वेस्ट इंडीज़ के होंगे, वैसे ही अमेरिका के होंगे। मतलब भले ही ऊपर से देखने में थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो सकता है कि अफ्रीका के लड़के काले होंगे, इंडियन के मतलब जो इंडियन होंगे, इंडियन लड़के वो थोड़े से सांवले होंगे, और जो यूरोप के जितने भी होंगे, इंग्लैंड या फिर फ्रांस के, वो थोड़े गोरे होंगे। इनमें डिफरेंट हो सकता है। बाकी जो खाने पीने की, रहने की, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं ये सब समान ही रहती हैं। उसके जो चाचा हैं समझा रहे हैं रेणुका को। फिर ये आपसे कह रहा है कि 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्रदेशों के बारे में और वहाँ के निवासियों के बारे में, जीवन के बारे में सीखेंगे। तो ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। 9, 10 और 8 क्लास जो है उसमें पढ़ना है। तो जब वो किताब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। अभी हम लोग, अब यहाँ पर एक क्षेत्र है अमेज़न बेसिन। तो सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी इसमें चित्र देखने के लिए आपसे बोलेगा, इसलिए मैं पहले ही दिखा देता हूँ आपको चित्र। यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ओके, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है।
और यहाँ पर आप देखिए ये है अमेजन बेसिन, मतलब अमेजन नदी के आसपास का क्षेत्र अमेजन बेसिन। तो यहाँ पर एक नदी है, अभी कुछ नदियों के नाम मैं आपको अगर दिख रहा है तो ज़रूर दिखाऊंगा, अब दिख ही नहीं रहा होगा तो मुश्किल है। यहाँ देखिए ये वेनेजुएला देश है, कोलंबिया देश है, ओके, गुयाना देश है। कभी कभी देश से भी पूछ लेता है कि कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है। 3 देश एक महाद्वीप से दे देगा, चौथा देश दूसरे महाद्वीप से दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा देश इस महाद्वीप में स्थित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ये जो कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, ब्राज़ील है, गुयाना और सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, उरुग्वे, बोलीविया, ये सारे जो देश हैं दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। अब यहाँ देखिए आप चिली की सीमा देखेंगे तो कुछ ऐसे एकदम मतलब बहुत पतले में है। ये देखिए चिली फैला हुआ है इसे, ओके, चिली है। सबसे लंबा देश हम कह सकते हैं चिली ही है, विश्व का सबसे लंबा देश चिली है। फिर यहाँ नदियों की बात करें तो आप यहाँ पर नदियों को देख सकते हैं। अगर कुछ नदियाँ दिख रही तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए एक नदी है अमेज़न, 1 मिनट, यहाँ पर एक नदी है अमेज़न, और यहाँ नीग्रो नदी है, और यहाँ कुछ स्पष्ट दिख नहीं रहा है। बाकी आप के पास अगर स्पष्ट मैप हो तो आप देख सकते हैं, ओके। ये टोको समझ में नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। ये कुल मिलाकर समझ लीजिए कि ये जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और यहाँ पर देश तो आपको दिख ही रहे हैं कौन कौन से देश हैं। तो चलिए ठीक है, मैप आपने देख लिया जितना भी स्पष्ट था उसमें। अब हम लोग पढ़ते हैं अमेजन बेसिन के जीवन के बारे में, यानी अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसा है। अमेजन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसी को अमेजन बेसिन बोलते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र 8.2 ध्यान से देख लें। तो हमने आपको पहले ही दिखा दिया मानचित्र, क्योंकि इसमें कहा पहले ही देख लें, तो हमने पहले ही दिखा दिया ना पढ़ने के। देखें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं। देखिए 3 रेखा मेन होती है, अगर हम अपने ग्लोब पर देखेंगे तो एक होती है भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। फिर दूसरी होती कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में। तीसरी होती मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। और इनके जो बीच का क्षेत्र है, ये यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र होता है ये होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, इसको बोलते हैं, ओके। इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो वही कह रहा उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। भूमध्य रेखा मैंने बताया ना, जो बीचों बीच में स्थित होती है, ऊपर कर्क नीचे मकर और बीच में भूमध्य रेखा। तो वही कह रहा कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, ओके। भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या है? तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर तक और 10 डिग्री दक्षिण तक जो प्रदेश फैला होता है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अब एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमारी है 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा, यह है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ओके। और यहीं से अगर हम लाइन खींच दें ऐसे, ये और ये, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। ये सब क्या है? भूमध्य रेखीय प्रदेश है, ओके। ये है भूमध्य रेखीय प्रदेश, ये सब। तो इसी में कह रहा है कि जो आपकी नदी है अमेजन बहती है। तो यहाँ पर अमेजन नदी मैंने आपको दिखाया था, वही चीज़ कह रहा है, ओके। तो अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिमी पर्वतों से निकलकर पूरब में अंध महासागर में कैसे पहुँचती है। तो पश्चिम में पर्वतों से निकलती है और पूरब में अगर आप इसको देखेंगे तो ये अंध महासागर में मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर ये लगभग मिलती है। और अमेजन नदी यहाँ से निकलती है पहाड़ों से ऐसे, ओके। और फिर ये अंध महासागर मतलब अटलांटिक महासागर आप कह सकते हैं। जो अटलांटिक महासागर है उसको ही अंध महासागर बोला जाता है, वहाँ पर ये जाकर के मिल जाती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं, ओके। नदी का मुहाना, मान लीजिए प्रशांत महासागर है
और कोई नदी आई और यहाँ प्रशांत महासागर में मिल गई, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? मुहाना। मतलब जहाँ पर कोई नदी किसी बड़ी जलराशि में मिल जाती है उसको बोलते हैं उस नदी का मुहाना। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। मान लीजिए ये जो है ये एक नदी है अमेजन नदी, और इसकी कई छोटी छोटी नदियां हैं इसमें आकर मिलती हैं, ऐसे कई छोटी छोटी नदियां हैं। ओके, तो ये छोटी छोटी नदियां जो अमेजन में आकर मिलती हैं ये होती हैं सहायक नदियां, मतलब इसकी एक प्रकार से सहायता करती हैं। छोटी छोटी नदियां आके इसमें मिल गई और फिर ये नदी जा कर के अटलांटिक महासागर में मिल गया। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? ओके, तो आपको उन देशों का नाम बताना है जहाँ से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। अब यहाँ पर कौन कौन से देश हैं ये आपको यहाँ पर स्पष्ट नहीं होगा। आप कोई मैप निकाल दीजिए विश्व का, अगर आपके पास है उसको खोल लीजिए, वहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ देखिए एक देश तो यहाँ आपको दिख ही रहा है, इक्वाडोर, इक्वाडोर से होकर जाती है। बाकी यहाँ कोई देश स्पष्ट आपको बाउंड्री नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये पॉलिटिकल नक्शा है नहीं। जो पॉलिटिकल नक्शा होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, उसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो यह आपका काम है कि आप देखें कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। अब यहाँ है, क्या आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, अब आप समझ जाएंगे किस नदी की बात हो रही है, अमेजन नदी की। ओके, जब स्पेन के अन्वेषकों ने, अन्वेषक मतलब खोजकर्ता जो खोज वगैरह करते हैं, तो ये जान लीजिए कि अमेजन नदी की खोज किसने की थी? स्पेन के निवासियों ने, स्पेन के अन्वेषकों ने। तो जब उन्होंने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। यानी जब वो इस नदी के पास गए तो वहाँ पर कुछ आदिवासी थे जो सिर पर सुरक्षा कवच पहने थे, घास का स्कर्ट पहने थे। उन्होंने उन खोजकर्ताओं पर आक्रमण कर दिया। आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजॉन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो इस नदी का नाम अमेजन क्यों पड़ा ये भी यहाँ पर आपको बता दिया गया। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बट इतना याद रखना कि खोज किस देश ने की थी, तो स्पेन ने। फिर यहाँ सहायक नदी किसे कहते हैं बताया गया है। यह छोटी नदियाँ होती हैं। सहायक नदियाँ कैसी नदियाँ होती हैं? छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये क्वेश्चन आप याद रखिए कि जो अमेजन बेसिन है वो सबसे बड़ा बेसिन है विश्व का। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ सकते हैं, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ ताकि पढ़ाने में थोड़ी सुविधा हो। अब यहाँ पर एक चीज़ आपसे कह रहा है भाई बेसिन किसे कहते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं अमेजन बेसिन, तो बेसिन क्या है? मान लीजिए कोई नदी है और इसमें कई छोटी छोटी नदियाँ हैं, कई छोटी छोटी नदियाँ आकर के इसमें मिल गई। तो ये छोटी छोटी नदियाँ जिन क्षेत्रों का पानी बहा करके लाती हैं, मान लीजिए यहाँ से कोई पानी लाई, यहाँ से आसपास के पानी ला करके इसी में गिरा दी, जिन क्षेत्रों का पानी ला करके बड़ी नदी में डाल देती हैं उन संपूर्ण क्षेत्रों को कहते हैं बेसिन। तो ये पूरा क्षेत्र क्या होगा? बेसिन। और किसकी बेसिन? तो इसमें प्रमुख नदी है अमेजन, तो इसलिए अमेजन बेसिन हो गया। ओके, यहाँ पर क्या कर रहा है देखिए, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर लाती हैं वह उसका बेसिन कहलाता है या जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, जलवायु देख लेते हैं, जलवायु कैसी है अमेजन बेसिन की। ओके, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। अब जो अमेजन नदी है भाई वो कहाँ बहती है? भूमध्य रेखा के आसपास। तो यानी अमेजन बेसिन है वो कहाँ फैला है? भूमध्य रेखा के आसपास। और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है।
यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में ही लगभग समान होता है, आर्द्र होता है, गर्म होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, मतलब डेली वर्षा होती है और कोई मतलब संकेत नहीं मिलता, कब वर्षा हो जाए पता ही नहीं है कि 3 बजे होगी कि 4 बजे, मतलब होती है डेली। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी बनी रहती है, यानी कि दिन के समय तापमान अधिक रहता है और रात में तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता यानी जो नमी है वायुमंडल में वहाँ के मौसम में वो हमेशा वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ये देखिए अमेज़न वन, तो अमेज़न वन, अमेज़न नदी, ये सब कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में, याद रखना आपको थोड़ा सा। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। मैंने बताया था पिछले वाले चैप्टर में कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर वन उग जाते हैं, जंगल हो जाते हैं। जहाँ पर लिमिटेड वर्षा होती है, औसत वर्षा होती है, वहाँ पर घासें उगती हैं और जहाँ पर वर्षा ही नहीं होती, लगभग ना के बराबर वर्षा होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाती, वहाँ पर झाड़ियाँ उग जाती हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बताया है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ पर क्या उगेगा? वन। तो चूँकि इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ एवं शाखाओं से छत सी बन जाती है। अब यहाँ वन इतने सघन है भाई कि सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता, देखिए, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुँच पाता। अब मान लीजिए कोई ये पेड़ है, ये पेड़ है, तो इतना घना हो जाता है, इसकी पत्तियाँ ऐसे ऐसे, फिर यहाँ कोई दूसरा पेड़ है, यहाँ कोई तीसरा पेड़ है। अब ये इतनी घनी हो जाती है ना कि सूर्य का प्रकाश ऊपर से जब पड़ता है तो वो जमीन तक पहुँच ही नहीं पाता है सूर्य का प्रकाश। ओके, यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है, मतलब भूमि जो है, जमीन है, वो प्रकाश रहित रहती है, वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड तथा ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। ओके, तो यहाँ आपसे कह रहा है कि जो वर्षा वन है इसमें प्राणी जात यानी तमाम तरह के प्राणी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ का नाम वो बता रहा है आपको: टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, कुछ किसी ने नाम भी बताया है। ओके, ये आपको याद रखना है: टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी और मकाओ। ओके, बड़ी चोंच वाले पक्षी। प्राणियों में अगर हम देखें, जानवरों में, तो बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। टैपीर, अब ये कौन सा जानवर है भैया, आप जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि चींटी खाने वाला एक जानवर होता है टैपीर। जानवर होता होगा, क्या कीट होता है मुझे नहीं पता, बट वो भी पाया जाता है। सांप, सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोवा जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो बोवा तो मैं जानता हूँ भाई, एक सांप है। ओके, तो कई सांप की प्रजातियाँ पाई जाती हैं: एनाकोंडा, अजगर, सांप और बोवा। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या मत्स्य, मत्स्य मतलब क्या? मछलियाँ, यानी एक पिरान्या मत्स्य पाया जाता है, मछली पाई जाती है, वो मांस खाती है। और भी अन्य प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं मछली की यहाँ पर। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। समृद्ध होने का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में और कई प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए टैपीर, जो मैं बता रहा था कि मैं नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पर उसका चित्र दे दिया है उसने। ये चींटियों को खाता है। ओके, चींटी खाने का इसको बहुत शौक होता है। फिर यहाँ पर है, क्या आप जानते हैं, ब्रोमीलाइड। मैंने यहाँ पर नाम लिया था ऑर्किड और ब्रोमीलाइड। ओके, तो परजीवी पौधों का एक समूह है। ये देखिए, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। ब्रोमीलाइड क्या है? एक विशेष प्रकार का पौधों का समूह या पौधा है
जो अपनी पत्तियों में जल संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। जब मेंढक को अंडा देना होता है तो इन्हीं पत्तियों पर आ जाता है। अब यहाँ कह रहा है आओ कुछ करके सीखें। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीव पर वृत्त चित्र प्रसारित करते हैं, इन्हें देखें पत्ती और अपनी जानकारी सहपाठियों को बताएं। सब आप देखते ही होंगे। वर्षा वन के निवासी, अब यहाँ जो निवासी रहते हैं वो कैसे होते हैं और उनकी दिनचर्या कैसी होती है, थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया गया है। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यानी कि पेड़ों को साफ करके फिर खेत तैयार किया जाता है, जोत उत करके कुदाल से, जो कुछ भी उनके पास औजार हथियार होता है उसी से वो लोग उसको कृषि योग्य बनाते हैं। उस ज़मीन को वहाँ पर फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष जो हैं वो शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वो मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। ये शायद फलों का नाम है, ओके, या सब्जी होगा कोई। अनानास तो फल है, शकरकंद भी सब्जी में आता है। और यहाँ टेपियोका पहली बार मैंने सुना है, मतलब पढ़े हैं एनसीईआरटी तो सुने, लेकिन अभी हमने इसको देखा नहीं, ओके, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है तो इसलिए ये फसलें भी उगाते हैं लोग। अनानास, टेपियोका, शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली ज़रूरी नहीं कि हमेशा फंसी जाए। भाई जाल फेंका आपने या कांटा लगाया तो कभी कभी फंस जाती, कभी कभी नहीं भी। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का मतलब यही है कि पेड़ों को काटना फिर जला करके ज़मीन साफ कर देना। जो झाड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं छोटी छोटी, उनको जला करके साफ कर दे, तो इसको बोलते हैं कर्तन एवं दहन पद्धति। कृषि करने की एक पद्धति है, ओके, प्राचीन पद्धति है। फिर जब वो खेत खराब हो जाता है, 2-3 साल कृषि हुई, फिर दूसरे जगह जाते हैं, जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं, फिर वहाँ कृषि करते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता है और पर्यावरण को नुकसान होता है। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, ओके, सबसे बढ़िया इनका जो आहार है मेनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। एक सब्जी कह लीजिए या कोई खाने पीने की चीज़ है, मेनियोक, ओके, मेनियोक, और इसको कसावा बोलते हैं। और आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। मतलब चींटियों के अंडकोश भी यहाँ के जो लोग हैं वो खा लेते हैं। और कॉफ़ी, मक्का, कोका जैसी नगदी फसल भी अमेजन बेसिन में उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। भाई जंगल है तो वहाँ ईंट से तो घर बनते नहीं, ज़्यादातर घर वहाँ लकड़ी से ही बनेंगे। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है, ओके। तो जो घर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, और इनकी जो मतलब छत होती है वो तीव्र ढाल की होती है, ओके। मतलब ताकि पानी, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होता है तो पानी रुके ना, वो बह जाए, पानी रुके ना, वो एकदम नीचे बह जाए। तो इस टाइप का घर बनाते हैं, और इसको बोलते हैं मलोका। मतलब बड़े लोगों का एक घर होता है वहाँ पर, ओके, जो थोड़े समृद्ध हैं, अपार्टमेंट है उनका, तो वे मलोका नामक घर में रहते थे। उनका जो छत होता है काफ़ी ढलान युक्त होता है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एक ही उपाय था। अब अगर वनों के अंदर जाना है आपको, तो पहले तो भाई जाने का रास्ता था नहीं, नदियों के माध्यम से ही जा सकते हैं। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अब आप उस वर्षा वन में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक ट्रांस अमेजन महामार्ग बना दिया गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन
वन बंजर भूमि में बदल जाता है। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा आपको बता रहा है कि पहले भाई जो वन था इस प्रकार था, आप देखिए कितना ज़्यादा है, फिर इतना बचा, अब आगे इतना बचा, थोड़ा थोड़ा और आगे मतलब जाएंगे तो ये जो वन है ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ इसने नाम लिया जैव विविधता, कि भाई वर्षा वन में बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता का मतलब समझ लीजिए, देखिए जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर होना, जैव और विविधता। तो जैव का मतलब होता है जीव, यानी जिसमें जान है, सजीव हैं जो चीज़ें, और विविधता का मतलब विभिन्नता, यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के मध्य, जीव जंतुओं के मध्य विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। ओके, जीवों जंतुओं के मध्य जो विभिन्नता पाई जाती है वही जैव विविधता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? वर्षा वनों में, जो कि अमेज़न जंगल है वहीं पर। तो अब ये धीरे धीरे जो अमेज़न जंगल है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, मतलब तमाम तरह के वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, तो वर्षा वनों को काट करके ही सड़कें बनाई जाएंगी, बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। ओके, तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अमेज़न जंगल है, काफ़ी बड़ा है। तो ये हमने बात की अमेजन नदी बेसिन, यानी अमेजन नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं और जो जंगल हैं उनके बारे में बात की। अब यहाँ पर दूसरा हमारा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है। ये अपने भारत की नदियाँ हैं तो इसको आप जानते ही हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कितनी शांत है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबक, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी है। ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें प्रवाहित होती हैं। ओके, एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियों के नाम बताइए। तो ये जब आप एटलस खोलेंगे, कोई मानचित्र खोलेंगे, तो वहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मिल जाएगी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरपात तथा सुंदरवन डेल्टा, पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ मैप में। सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। चाप झीलें इस टाइप की होती हैं। ओके, चाप नुमा। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में नमी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। अब हम लोग पहले मानचित्र देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है अपनी गंगा नदी, ओके, ऐसे आती है और इधर से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गंगा नदी, और यहाँ से एक नदी ये जो है पीछे निकल रही, ये यमुना नदी है, यमुना नदी। तो ये आकर के यहीं गंगा में ऐसे मिल जाती है। और भी बहुत सारी चंबल, बेतवा, केन, छोटी छोटी नदियाँ हैं। इधर गंडक, कोसी, घाघरा, सोन, बहुत सारी गोमती, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो ये आकर के बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिलती हैं, फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, जहाँ का ये लोग मतलब ये नदियाँ जहाँ का पूरा पानी लाती हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है ये सब क्या कहलाता है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन कहलाता है। मैंने बताया था कि नदियाँ जिन क्षेत्रों का पानी अपने साथ लेकर बहती हैं उन क्षेत्रों को उस नदी का बेसिन कहते हैं। ओके, फिर आगे हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि आओ कुछ करके सीखें। गंगा नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी को। ओके, इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। तो अगर आप देखेंगे तो मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको अनेक नामों से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप ढूंढिए। ओके, मतलब जैसे अगर आप देखेंगे तो
तिब्बत में इसको शायद सांगपो नदी कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। बांग्लादेश में इसको जमुना नदी कहते हैं और इसके कई नाम हैं। असम में शायद इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ये आप ज़रूर एक बार सर्च कीजिए कि मतलब मैंने कुछ नाम बताए हैं, ओके, और बाकी आप सर्च कर लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी के कौन कौन से नाम हैं। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है, तो ये आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। ओके, जो पर्वतीय भाग है गंगा ब्रह्मपुत्र, चूँकि ये पर्वतों से निकलती हैं, तो जो पर्वतीय वाला भाग है वहाँ पर कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, और जो मैदानी भाग है वहाँ ज़्यादा, जैसे गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है उत्तर प्रदेश बिहार के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जो मैदानी भाग है जनसंख्या अधिक है। जबकि अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ों वाले पर्वतों वाले, वहाँ पर काफ़ी कम जनसंख्या हो जाती है। तो यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, यानी मैदानी क्षेत्रों में। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जैसे उत्तर प्रदेश में। अब भाई यहाँ समतल भूमि है, उपजाऊ भी है, तो कृषि अधिक होती है। धान यहाँ की मुख्य फसल होती है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। गन्ना वगैरह आप देखिए उत्तर प्रदेश बिहार, यहाँ सब बहुत ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। ओके, पश्चिम बंगाल और असम का जो क्षेत्र है यहाँ पर चाय के बड़े बड़े बागान मिलेंगे, यानी बगीचे मिलेंगे, चाय की वहाँ पर पैदावार की जाती है। चित्र 8.10 में बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। ये चित्र 8.10 हम लोग को भी देखना है। मंद ढाल वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। अब भाई वेदिकाएँ क्या होती हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं। 8.10 जो है ये देखिए, ये असम में बागान देखिए, चाय की खेती की जा रही है और यहाँ धान की कृषि की जा रही है, तो दोनों आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ नाम लिया उसने, वेदिकाओं में कृषि की जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वेदिकाएँ बनाई जाती है और फिर कृषि की जाती है। तो पहले ये समझ लीजिए। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं कुछ इस तरह होते हैं। तो यहाँ पर पानी भाई अगर बरसेगा तो रुकेगा है नहीं, पानी अगर यहाँ ऊपर से गिरा तो सीधे नीचे आएगा। तो इसलिए यहाँ पर सीढ़ी बना दी जाती है इसे चारों तरफ से। ओके, मेड़ जिसे आप कह सकते हैं, बंधन कह सकते हैं, बांध कह सकते हैं, जिससे जो पानी है जब इस पर पानी बरसता है, ओके, तो पानी जो बरसता है वो इन्हीं में आकर के फंस जाता है, इन्हीं में रह जाता है, पानी इनमें रह जाएगा। यहाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे कट भी कर देते हैं ताकि ऊपर से पानी नीचे थोड़ा थोड़ा आता रहे, और यहाँ पर कृषि की जाती है। ओके, ये अक्सर नेपाल वगैरह में इस टाइप की कृषि की जाती है, या भारत के जो पर्वतीय प्रदेश हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर भी ऐसी कृषि की जाती है। इसे कहते हैं सीढ़ीदार खेती या फिर वेदिका वाली जो कृषि होती है। ओके, फिर है बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। ओके, असम जो राज्य है वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कतला और हिल्सा क्या है, अब उसमें आपको दे देगा मछली है, सैटेलाइट है, ऐसे पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, 4 ऑप्शन दे देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो कतला और हिल्सा क्या है, एक मछली है। रोहू को तो आप जानते हैं, रोहू नहीं देगा, लेकिन कतला, हिल्सा, ये सब नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये सबसे लोकप्रिय मछली की प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य आहार है। आप देखेंगे जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आकर के गंगा में मिलती है, तो वहाँ पर
मछली बहुत ज़्यादा लोग पकड़ते हैं पश्चिम बंगाल में, और मछली चावल वहाँ के लोगों का बहुत ही पसंदीदा भोजन है। बहुत मज़ा आता है वहाँ पर उन लोग को खाने में। अब यहाँ पर वो चीज़ बताई गई भी है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है और चित्र बना करके बताया है। क्या आप जानते हैं वेदगांव का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि जल का प्रवाह तीव्र न हो। मैंने बताया था ना, ये देखिए मेड़ बनी हुई है पहाड़ों पर, ऐसे बहुत छोटी छोटी मेड़ें हैं, पतली पतली। मेड़ इसलिए बना देते हैं ताकि जो पर्वतों पर पानी है वो कुछ देर तक ठहरा रहे, नहीं तो पर्वत से पानी तुरंत नीचे चला आएगा। तो पानी को रोकने के लिए मेढ़े बनाई जाती हैं, फिर वहाँ पर कृषि की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मगरमच्छों को देख सकते हैं। एक सींग वाला गैंडा है जो कि असम में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं, इसको भी हम लोग जान लेते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं गहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही। तो ये देखिए डॉल्फिन का यहाँ पर चित्र दिया गया है। ये मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र जब जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ पर आलवड़ीय जल में, मतलब जो खारा जल नहीं होता, मीठा जल होता है, डेल्टा वाला भाग, वहाँ पर एक मछली पाई जाती है जिसको बोलते हैं सुसु या फिर अंधी डॉल्फिन बोलते हैं। अंधी डॉल्फिन, ये देखिए ऐसा माना जाता है देख नहीं पाती है। तो इससे उस जल की शुद्धता का पता लगाया जाता है कि यहाँ का जल कितना शुद्ध है। ओके, तो अब कैसे पता लगाया जाता है ये तो मुझे नहीं पता, बट अंधी डॉल्फिन से जल की शुद्धता का पता लगाया जाता है। लेकिन अब तमाम तरह की फैक्ट्रियाँ लग गई हैं और अपना जो पूरा कचरा है, मल है, वो नदियों में डाल देती हैं, जिस कारण ये जो अंधी डॉल्फिन है इसकी प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं, ये मर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको नुकसान हो रहा है। अब झील, यहाँ पर झील की बात की गई है कि झील में कैसे जीविका का एक साधन है। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर राजीव अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया है। यानी एक झील है चाप झील, यहाँ देखिए उसको इसने साफ कर दिया है मछली पालने के लिए। वहाँ पर झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जैसे वैलिनेरिया हाइड्रेला ये मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस ज़मीन पर धान मक्का दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। तो ये देखिए कितनी साफ़ है झील, यहाँ पर पानी इसका देखिए, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ होता है, तो वहाँ पर कृषि भी कर लेते हैं। फिर है नदी में पकड़ने खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेचते भी हैं, मतलब मछली पालन करते एक प्रकार से और बेचते भी हैं, खाते भी हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं। अब यहाँ की जो मछलियाँ हैं वो भी मतलब पौष्टिक हैं और वो भी सुरक्षित हैं। हालांकि इंसान मछलियों का उपभोग करता है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी जो मछलियाँ होती हैं काफ़ी पौष्टिक होती हैं, सुरक्षित होती हैं, क्योंकि उसमें शहरों का जो कचरा है, मल मूत्र है, वो नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए जो झील है वो ज़्यादा साफ़ है और अभी वहाँ पर मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। अब यहाँ पर एक नदी और बताई, एक झील और है प्रदूषित झील। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत, यहाँ का पानी देखिए कितना गंदा है। अब ये देखिए गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर, कभी जाइए और देखिए। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद कानपुर वाराणसी लखनऊ पटना कोलकाता, ये सब कहाँ स्थित हैं? मतलब गंगा नदी पर स्थित है या फिर गंगा नदी की सहायक नदियों पर स्थित है। जैसे लखनऊ ये गोमती नदी पर स्थित है, पटना गंगा नदी पर, कानपुर गंगा, वाराणसी गंगा, इलाहाबाद गंगा, कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। हुगली गंगा का ही एक भाग है। ओके,
फिर है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरी एवं स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर गंगा में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही। तो गंगा नदी काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, क्योंकि जितने भी मुख्य शहर हैं उत्तर प्रदेश के वो सब गंगा नदी पर ही अक्सर या फिर उसकी सहायक नदियों पर ही स्थित हैं। तो वहाँ ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है और वहाँ का जो कचरा है, गंदा पदार्थ है, वो सब नदियों में ही डाल दिया जाता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो गया है गंगा नदी में। हालांकि उसको साफ़ करने की योजनाएं भी गवर्नमेंट बार बार ला रही, लेकिन साफ़ होना थोड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक फैक्ट्रियाँ का जो कचरा है वो जाता रहेगा तो आप कितनी भी प्रयास कीजिए कि साफ़ हो जाए, वो साफ़ हो नहीं सकता है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। तो कोलकाता एक बंदरगाह है, किस नदी पर स्थित है? हुगली। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन हैं। तो जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर सड़कें भी होती हैं, रेल मार्ग होते हैं या फिर हवाई पत्तन मतलब एयरपोर्ट होते हैं। लेकिन जो जलीय क्षेत्र है वहाँ पर अक्सर जल मार्ग ही होते हैं, मतलब नाव के द्वारा आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, बंदरगाह होते हैं। फिर यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ओके, तो नमामि गंगे, ये गंगा को साफ़ सुथरा रखने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। इसके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर है पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी यहाँ है अभयवन। ओके, तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल, मतलब नदियों के किनारे कई दर्शनीय स्थल भी होते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, या फिर गोमती नदी के किनारे जैसे बड़ा इमामबाड़ा ले लीजिए लखनऊ का, इलाहाबाद गंगा नदी का जहाँ संगम है, काफ़ी मेला लगता है वहाँ पर बड़ा। तो लोग आते हैं, दूर दूर विदेशों से लोग आते हैं, तो कुछ आमदनी होती है, इनकम होती है। ओके, यहाँ पर देखिए अभयवन में बाघ दिखाया गया है, ये असम का है एक मानस वन प्राणी अभयवन, वहाँ पर बाघ बैठा हुआ है।